तो गाइस ये कहानी तोमो-चैन और जुनिचिरो नाम के दो बेस्ट फ्रेंड की होती है जो बचपन से ही एक साथ खेला करते थे। लेकिन इतना टाइम बिताने के बाद जुनिचिरो तोमो को भी एक लड़के की तरह ही देखने लगता है। तो क्या जुनिचिरो कभी तोमो-चैन के असली फीलिंग को समझ पाएगा? तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तोमो और जुनिचिरो एक पार्क में होते हैं और तभी तोमो जुनिचिरो को बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। लेकिन तोमो तो जुनिचिरो को एक लड़के की तरह देखता है और कहता है कि तुम हमेशा मजाक ही करते रहते हो। अब अगले दिन है पता चलता है कि तोमो और जुनिचिरो पड़ोसी होते हैं और वो दोनों ही बचपन से एक साथ लड़कों की तरह खेला करते थे। लेकिन तोमो-चैन को शौक तब लगा था जब जुनिचिरो ने पूछा था कि वो स्कर्ट क्यों पहनता है और इसी चीज से उसे पता चल गया था कि जुनिचिरो उसे एक लड़का समझता है। अब स्कूल में तोमो-चैन मिसुजू को ये सारी बातें बता देती है, जिस पर मिसुजू कहती है कि जो चीजें मैंने देखी है उससे तो ये चीज प्रूफ हो जाता है कि तुम एक लड़की हो, लेकिन ये चीजें तुम हर किसी को नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लड़की बननी है तो तुम्हें पहले लड़कियों की तरह बात करना सीखना होगा। जिसके बाद तोमो-चैन जुनिचिरो से लड़कियों की तरह बात करने का कोशिश तो करती है, लेकिन जुनिचिरो कहता है कि तुम एक बुरे आदमी की तरह क्यों बात कर रहे हो। अब इसे सुनकर तोमो-चैन गुस्से में उसे एक पंच मार देती है, जिसके बाद जुनिचिरो तोमो के कॉलर को पकड़ लेता है, लेकिन इससे तोमो-चैन ही शर्मा जाती है। अब इसके बाद जब तोमो-चैन घर जाती है उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारी शक्ल पे ये निशान कैसे लगे हैं। तोमो-चैन बता देती है कि उसका और जुनिचिरो का फाइट हुआ था जिसमें वो हार चुकी है। अब इसे सुनकर उसके फादर तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइट करना तो अलग बात है, लेकिन तुम हार कैसे सकते हो, तुम्हें अभी ही रेडी होना होगा और चलो एक साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके अगले दिन जुनिचिरो तोमो से पिछले दिन के फाइट की वजह से माफी मांग रहा होता है, लेकिन तोमो उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है। इस वजह से जुनिचिरो से गुदगुदी देने लगता है, जिसे देख तोमो उसे एक पंच मार देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको माफ भी कर देती है। अब इसके अगले दिन मिसुजू तोमो से पूछती है कि तुम हमेशा जुनिचिरो के साथ ही घूमते रहते हो और उसके साथ घर भी जाते हो, तो तुम लंच मेरे साथ क्यों करते हो। जिस पर तोमो बताती है कि जुनिचिरो के साथ खाने में उसे शर्म आती है, जिसे सुनकर मिसुजू सीधा जुनिचिरो के पास पहुंच जाती है और उसके साथ खाने के लिए कहती है। अब तोमो-चैन के साथ खाना खाने में तो जुनिचिरो को बहुत ही मजा आता है, लेकिन है पता चलता है कि जुनिचिरो और मिसुजू एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद तानादा आकर जुनिचिरो से पूछता है कि तुम्हारा और तोमो के बीच का गेम कैसा चल रहा है। अब जुनिचिरो सोचता है कि तानादा यहाँ पर एक्चुअल गेम की बात कर रहा है, जिस वजह से वो कहता है कि हम तो एकदम हार्डकोर खेलते हैं। अब इस चीज को मिसुजू भी सुन लेती है, इसलिए वो तानादा को अलग से बताती है कि जुनिचिरो और तोमो के बीच में एक्चुअल में कुछ भी नहीं चल रहा है और उसने बस तुम्हारी बातों को गलत तरीके से समझ लिया था। जिस पर तानादा कहता है कि मुझे तो फिर उनके जोड़ी को बनाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन मिसुजू कहती है कि ऐसा करने की गलती भी मत करना। जिसके बाद मिसुजू तोमो को भी ये सारी बातें बता देती है, जिस वजह से तोमो जाकर जुनिचिरो को कूट देती है। अब इसके बाद स्कूल से घर जाते टाइम बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि मिसुजू और जुनिचिरो दोनों के पास ही छाता नहीं होता है, लेकिन तभी वो दोनों याद करने लगते हैं बचपन में किस तरीके से वो तीनों प्रैंक क्या करते थे। लेकिन अजीब बात ये है कि हमेशा पकड़े जाते टाइम मिसुजू वहाँ से गायब हो जाती थी। लेकिन तभी मिसुजू पूछती है कि सोचो अगर तोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए और वो तुम्हारे साथ घूमना बंद कर दे तो कैसा लगेगा। लेकिन इसे सुनकर गुस्से में आकर जुनिचिरो से पानी में धक्का दे देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद तोमो यहाँ पर पहुँच जाती है और मिसुजू से कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक बढ़िया मौका है, तो तुम्हें जुनिचिरो के साथ ही जाना चाहिए। जिसके बाद जुनिचिरो और तोमो एक छाते को शेयर करके यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जुनिचिरो तोमो को सूंघने लगता है और कहता है कि आज तुमने केक खाया था क्या, क्योंकि एक सुंदर सा स्मेल आ रहा है। लेकिन तोमो तो यहाँ पर बहुत ही शर्मा जाती है और तेजी से भागने लगती है। जिसके बाद जुनिचिरो किसी तरीके से उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन किसी रीजन के चलते वो खुद ही यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तोमो के कपड़े भीग जाने की वजह से उसका सब कुछ दिखाई दे रहा था, इस वजह से जुनिचिरो भाग चुका है। दूसरी तरफ तानादा मिसुजू को अपना अम्ब्रेला देने के लिए आता है, लेकिन मिसुजू उसके अम्ब्रेला को लेकर अकेला ही चली जाती है। अब इसके अगले दिन तोमो का मिसाकी कोसुके नाम के एक लड़के के साथ कराटे प्रैक्टिस चल रहा होता है, लेकिन अभी भी तोमो कल के बारे में ही सोच रही होती है, जिस वजह से वो
गलती से कोसुकी के मुंह पे लात मार देता है। अब इसके बाद रिसेस के दौरान तोमो कोसुकी से माफी मांग लेती है और कहती है कि बचपन से ही उसको बहुत हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता था, इस वजह से वो गलती से मार बैठती है और शायद इसी रीजन के चलते कोई उसे लड़की नहीं समझती है। जिस पर कोसुकी कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो बहुत ही प्यारे हो और लोग क्या कह रहे हैं उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसके दूसरी तरफ मिसुजू जुनिचिरो को बता देता है कि तोमो ने एक नया लड़का दोस्त बना लिया है, जिसे सुनने के बाद जुनिचिरो तोमो से पूछ लेता है कि क्या ये बात सच है। अब तोमो तो यहाँ पर जुनिचिरो के पिक्चर को ही दिखा देता है और कहता है कि ये हमारी टीम का कैप्टन है। लेकिन तभी जुनिचिरो कहता है कि सोचो अगर मिसुजू का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए और वो तुम्हारे साथ बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तोमो कहती है कि वो चाहती है कि मिसुजू ऐसा कुछ करे, लेकिन हाँ इस चीज से उसे बुरा जरूर लगेगा। जिस पर जुनिचिरो कहता है कि एकदम सही कहा, और अगर तुमने भी कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया तो मुझे भी बुरा लगेगा। अब इसके बाद स्कूल से निकलने के दौरान कोसुकी का मुलाकात फिर से तोमो से हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियोमी और नाओका नाम की दो लड़कियां उन्हें देख रहे होते हैं और वो दोनों असल में कोसुकी को पसंद करते हैं। अब इसके बाद वो दोनों लड़कियां तोमो चैन से मुलाकात कर लेती है और कहती है कि स्कूल के बाद जिम के पीछे हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन तभी तोमो चैन कहती है कि मैं तो तुम दोनों को जानता नहीं हूँ और देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ दोस्ती भी नहीं करने आए हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना है तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना। अब इसके बाद तोमो ये सारी बातें मिसुजू को बता देती है, लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि शायद तुमने उन लड़कियों के बातों को गलत समझ लिया है, वो दोनों असल में तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहते बल्कि तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन हाँ अगर वो तुम्हें कुछ बुरा भला बोल देते हैं तो उसका आगे का चीज मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि तोमो चैन कराटे में ब्लैक बेल्ट है, तो उन दोनों को उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन मुलाकात करने के दौरान वो दोनों लड़कियां तो बहुत ही घबराई हुई होती है, लेकिन तभी नाओका कहती है कि असल में हम दोनों कुसाकी सेनपाई को बहुत ही पसंद करते हैं और हम तो बस उन्हें पटाने का कुछ टिप्स मांगना चाहते हैं। अब इसे सुनकर तो तोमो चैन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब इसके बाद स्कूल से घर जाते टाइम तोमो चैन और जुनिचिरो एक ही बस में होते हैं, लेकिन साइड में बैठने की वजह से तोमो चैन को बहुत ही शर्म आ रही होती है, जिस वजह से वो वहाँ से उठ जाती है। लेकिन तभी तोमो चैन के पीछे का एक आदमी उसे अजीब तरीके से छूने लगता है, लेकिन क्योंकि जुनिचिरो उसके सामने होता है तो तोमो चैन कुछ भी करने से शर्मा रही होती है। लेकिन जुनिचिरो इस चीज को समझ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन इस चीज को देखकर तोमो तो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि फाइनली जुनिचिरो उसे एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन तभी जुनिचिरो कहता है कि इसमें थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें लड़कियों की तरह स्कर्ट पहनने की क्या जरूरत है। लेकिन इसे सुनकर पहले तो तोमो उसे एक पंच मार देती है और अगले दिन मिसुजू को ये सारी बातें बता देती है। अब किसी ने तोमो को टच करने का कोशिश किया था, ये बात सुन के ही मिसुजू बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जुनिचिरो ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता है तब वो शांत हो जाती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि जुनिचिरो एकदम सही कह रहा था, तुम स्कर्ट्स और शॉर्ट्स दोनों को एक साथ पहनते हो जो कि बहुत ही अजीब लगता है, तो अगर वो चाहे तो उसे इन दोनों में से किसी एक को ही पहनना चाहिए। जिसके बाद तोमो अपने शॉर्ट्स को निकाल देती है और जुनिचिरो से कहता है कि वो उसके साथ घर जाना चाहती है। अब जुनिचिरो तो यहाँ पर तोमो की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन बस से जाने के दौरान जुनिचिरो को ऐसा फील होता है कि सब लोग तोमो की तरफ ही देख रहे हैं, जिस वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी जुनिचिरो तोमो की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और उल्टी तरफ देखने के दौरान वो एक पोल से टकरा जाता है। जिसके बाद जुनिचिरो तोमो से माफी मांग लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए ये मुझे कल बताना नहीं चाहिए था। अब इसके अगले दिन तोमो मिसुजू को ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि इस घटना के होने के बाद से जुनिचिरो उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मिसुजू जुनिचिरो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम तोमो चैन से बात नहीं कर रहे हो और शायद इसी वजह से वो आज इतना सैड लग रही थी। जिसे सुनने के साथ ही जुनिचिरो फिर से तोमो के पास चला जाता है। अब इसके अगले दिन हम कैरल नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती है और इसे देखकर तोमो कहती है कि उसे भी इस लड़की के जैसा बनना है। जिस पर मिसुजू कहती है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो लड़की असल में ब्रिटिश है और इस वजह से उसका लुक इस तरीके का है। अब इसके बाद तोमो सोचने
सोचने लगता है कि वो अपने लुक को ब्रिटिश की तरह कैसे कर सकता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात कैरल और कोसुकी के साथ हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में फैमिली फ्रेंड है और इन दोनों का एंगेजमेंट भी हो चुका है। जिसके बाद तोमो कैरल से कहती है कि मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हारे ही क्लासमेट हूँ। जिस पर कैरल कहती है कि मैं अपने क्लासेस के लड़कों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसे सुनकर तोमो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक लड़की हूँ। जिसके बाद कैरल तोमो के गाल को दबाने लगती है और कहती है कि हाँ तुम तो एक लड़की ही हो। लेकिन तभी कैरल सोचती है कि तोमो और कोसुकी के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा और इस चीज को देखने के लिए वो तोमो और मिसुजू का पीछा करने लगती है। जिसके बाद एक दिन कैरल मिसुजू से अकेले में बात करने के लिए जाती है और कहती है कि उसे तोमो को हराना है तो इसके लिए उसे क्या करना होगा। अब इसे सुनकर मिसुजू सोचती है कि ये तो एक बढ़िया मौका है इस चीज को यूज करने का और कहती है कि तुम्हें इसके लिए जुनिचिरो से बात करना चाहिए। जिसके बाद वो सीधा जुनिचिरो के लॉकर रूम में ही पहुंच जाता है और कहता है कि उसे फाइटिंग सीखना है। अब इसके बाद जुनिचिरो उसे पंच मारने के लिए कहता है जिससे उसे कैरल के पावर का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन कैरल उसके हाथ की जगह मुंह पे पंच मार देता है। जिसे देख जुनिचिरो कहता है कि तुम्हें पावरफुल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों पहले स्किपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी रीजन के चलते जुनिचिरो उसकी तरफ देख नहीं पाता है। जिसके बाद वो दोनों पुशअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन कार्ल एक भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो पुलअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन कार्ल इसे भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद जुनिचिरो सोचता है कि शायद उन्हें रनिंग करना चाहिए, लेकिन कार्ल थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ ही बहुत थक जाती है। अब दूसरी तरफ मिसुजू ये सारी बातें तोमो चैन को बता देती है, लेकिन इसे सुनकर तोमो चैन तो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि जुनिचिरो मेरे अलावा किसी लड़की के साथ बात नहीं करता है, तो अब उसने कार्ल के साथ बात करना क्यों स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही तोमो चैन सिर्फ इसी चीज के बारे में ही सोच रही होती है, जिस वजह से वो सीधा उनसे मुलाकात करने के लिए ही पहुंच जाती है। लेकिन जुनिचिरो और कार्ल को एक साथ देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करना चाहते हो। हाँ, लेकिन इसे देखकर कार्ल यहाँ से जाने लगती है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि असल में तोमो जुनिचिरो को पसंद करती है। अब उसकी मदद करने के लिए वो मिसुजू को केक का पार्टी देने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो मिसुजू से पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बन सकती है। मिसुजू कहती है कि वो नॉर्मली किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करती है, लेकिन अगर वो तोमो चैन के साथ दोस्ती कर लेती है तो शायद वो उसकी दोस्त बन सकती है। लेकिन तभी कार्ल उस टाइम को याद करने लगती है जब वो लोगों से दोस्ती करने के लिए जाती थी, लेकिन उसके ब्रिटिश होने की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर भी वो तोमो चैन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ दोस्ती करना चाहेगी। जिस पर तोमो चैन कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम दोनों तो ऑलरेडी ही दोस्ती है। जिसे सुनकर कार्ल तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो मिसुजू से भी पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगी। जिस पर मिसुजू कहती है कि अगर तोमो तुम्हारी दोस्त बन चुकी है तो मुझे भी दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद कार्ल तो मिसुजू के एकदम गले ही पड़ जाती है, जिसे देखकर जुनिचिरो कहता है कि आजकल कार्ल और मिसुजू लड़कों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। जिसे सुनकर तोमो कहती है कि तुम्हें इन दोनों में से कोई पसंद है क्या। जिसे सुनकर जुनिचिरो गलती से बता देता है कि स्कूल में एक टाइम पर उसने मिसुजू को डेट किया था, लेकिन इसे सुनकर तोमो तो एकदम शॉक ही हो जाती है। अब इसके बाद तोमो चैन सीधा मिसुजू के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं जुनिचिरो के बारे में कैसा फील करती हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर मिसुजू कहती है कि ये बात तो बहुत पहले की है और उस टाइम पर उसे पता भी नहीं था कि तोमो जुनिचिरो को पसंद करती है। जिसके बाद मिसुजू बता देती है कि जुनिचिरो ने अचानक से ही उसको डेट के लिए पूछ लिया था और उस टाइम पर दूसरा कोई काम ना होने की वजह से उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद पहले दिन वो दोनों साइकिलिंग करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें मिसुजू बहुत ही थक जाती है और 40 किलोमीटर जाने के बाद वो दोनों सिर्फ सूरज को देखते हैं। अब इस चीज के चलते मिसुजू बहुत ही परेशान हो जाती है और एक दिन बाद ही जुनिचिरो के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। लेकिन मिसुजू के कुछ कहने से पहले ही जुनिचिरो आकर बता देता है कि उसका मिसुजू के साथ घूमने का और कोई मन नहीं है, जिसका मतलब है कि मिसुजू को कभी भी
ब्रेकअप करने का मौका ही नहीं मिला और इसी वजह से वो जुनिचिरो को इतना हेट करती है। लेकिन तभी तोमो पूछती है कि उस रिलेशनशिप के दौरान तुम दोनों ने किस वगैरह तो कुछ नहीं किया था ना, जिस पर मिसुजू कहती है कि जहाँ तक उसे याद है वो दोनों बस एक साथ साइकिलिंग क्या करते थे और एक बार हाथ पकड़कर घूम रहे थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ था। अब इसे सुनकर तो तोमो चैन शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी तोमो अकेले में सोचती है कि वो दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड है, तो उन दोनों में से किसी एक को तो ये चीज बताना चाहिए था। दूसरी तरफ मिसुजू जुनिचिरो से पूछता है कि उसने ये सारी बातें तोमो को क्यों बताई है। जुनिचिरो कहता है कि वो ये सब नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल गया। अब इसके बाद घर जाते टाइम तोमो जुनिचिरो से पूछता है कि क्या वो अभी भी मिसुजू को पसंद करती है। जुनिचिरो कहता है कि मिसुजू को तो छोड़ो, वो इस टाइम पर किसी भी लड़की को ही पसंद नहीं करती है। अब अगले दिन स्कूल जाते टाइम उन दोनों की मुलाकात कोसुकी से हो जाता है, लेकिन इसे देखकर जुनिचिरो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने को किसने कहा है। लेकिन तभी तोमो चैन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नए दोस्तों से ऐसे बात नहीं करते। अब दोस्त वर्ड सुनकर जुनिचिरो उस लड़के के सर पे मार देता है, लेकिन इसे देख तोमो जुनिचिरो की तरफ से माफी मांग लेती है। अब इसके बाद जुनिचिरो तोमो से उस बिहेवियर के लिए माफी मांग लेता है, जिस पर तोमो कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम कैप्टन से मिलो तो बस उससे माफी मांग लेना। अब इसके बाद घर जाते टाइम जुनिचिरो देखता है कि कोसुकी उसके पास में ही होता है, जिस वजह से वो उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन कोसुकी तो उससे दूर जाने लगता है। लेकिन इसके बाद घर जाते टाइम उन दोनों को एक साथ ही बैठना पड़ता है, जिस वजह से कोसुकी जुनिचिरो से पूछता है कि वो कराटे क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करता है। लेकिन तभी जुनिचिरो कहता है कि मैं कराटे क्लास कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। अब उसके बात करने के तरीके को देखकर कोसुकी तो पहले घबरा जाता है, लेकिन तभी जुनिचिरो कहता है कि वो किसी भी क्लब को इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वो कितना ही मेहनत क्यों न कर ले, वो तोमो को नहीं हरा सकता है। अब अगले दिन तोमो कोसुकी से जुनिचिरो के उस बिहेवियर के लिए माफी मांग लेती है, लेकिन तभी कोसुकी बता देता है कि कल वो और जुनिचिरो एक ही बस में गए थे और वहाँ पर बात करके ऐसा लगा कि जुनिचिरो एक अच्छा लड़का है, जिसे सुनकर तोमो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि बचपन में उसने जुनिचिरो का काफी सारे लड़कों के साथ दोस्ती करवाने का कोशिश किया था, लेकिन हर एक लड़का यही कहता था कि जुनिचिरो बहुत ही डरावना है, जिस पर कोसुकी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब इसके अगले दिन चियोमी और नाओका तोमो चैन के बारे में एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं कि अगर वो एक लड़का होता तो कितना ही बढ़िया होता। लेकिन तभी तोमो खुद यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देख वो दोनों लड़कियां शर्मा जाती है और जल्दी से यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद मिसुजू तोमो को बताती है कि अगर तुम्हें जुनिचिरो के करीब जाना है तो तुम्हें इसके साथ घूमने निकलना होगा, जिस पर तोमो कहता है कि जुनिचिरो उसे हमेशा घूमने के लिए पूछता रहता है, लेकिन क्योंकि उसे शर्म आती है इसलिए वो उसके साथ निकलती नहीं है। लेकिन इसे सुनकर मिसुजू कहती है कि ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम्हें उसके साथ निकलना चाहिए वरना वो किसी और के साथ निकलने लग जाएगा। जिसे सुनकर तोमो चैन अगले दिन जुनिचिरो से पूछता है कि क्या वो छुट्टियों के टाइम कहीं पर निकलना चाहेगा। अब इसे सुनकर जुनिचिरो कहता है कि वो इस चीज का काफी समय से वेट कर रहा था और तोमो इस टाइम पर जहाँ पर भी बोलेगी वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार है। अब इसके बाद मिसुजू तोमो को समझाने लगती है कि उसे किस तरीके से बिहेव करना है, लेकिन तभी कार्ल आकर कहती है कि तुम्हें लड़कियों के कुछ ड्रेस खरीद लेने चाहिए क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल ड्रेस बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब इसके बाद वो तीनों तोमो चैन के कुछ कपड़े खरीदने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिसुजू और कार्ल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें ऐसा कपड़ा खरीदना था जो थोड़ी बहुत लड़कियों की तरह दिखता हो, लेकिन तोमो को उसमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों फाइनली कुछ कपड़ों को खरीद लेते हैं, जिसके बाद जब तोमो चैन इन्हें पहन कर जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जिसके बाद पहले वो दोनों बॉलिंग करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को ही मजा आ रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों बेसबॉल भी खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी तोमो सोचती है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, उन दोनों को कुछ अलग काम करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों कराओके करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन तोमो को यहाँ पर अजीब फील हो रहा होता है और कहती है कि एक बार में ही तुम राजी क्यों हो गए थे। जिस पर जुनिचिरो कहता है कि तोमो बचपन से ही काफी सारे खतरनाक काम करती रहती थी और इसी वजह से जुनिचिरो को उसको फॉलो करना पसंद आता था। जिसके बाद तोमो सोचती है कि जुनिचिरो तो बस यहाँ पर मजा करने आया है, तो अगर वो यहाँ पर नहीं गाती है तो उनका मजा खराब हो जाएगा। जिस वजह से तोमो किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर यहाँ पर गाना गाने लगती है, लेकिन जुनिचिरो को ये इतना अजीब लगता है कि वो इसे रिकॉर्ड करने लगता है। अब अगले दिन तोमो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है और कहती है कि अभी उसे बहुत ही अजीब लग रहा है। जिसे सुनने के बाद वो तीनों फिर से कराओके में पहुंच जाते
हैं और इस टाइम पर कैरल तोमो को समझा रही होती है कि किस तरीके से गाना गाया जाता है। अब इसे देखकर मिसुजू भी यहाँ पर गाना गाने लगती है और उसका आवाज भी बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन जब तोमो-चान यहाँ पर गाना गाने लगती है तो वो सच में बहुत ही अजीब होता है। अब अगले दिन सुबह तानाबे मिसुजू से बात करने के लिए जाता है, लेकिन मिसुजू कहती है कि मैं तो तुम्हें पहचानती ही नहीं हूँ। जिस पर तानाबे कहता है कि भूल गए, उस दिन मैंने तुम्हें एक अम्ब्रेला दिया था। अब इसके बाद तानाबे जुनिचिरो से कहता है कि मिसुजू बहुत प्यारी तो लगती है, लेकिन वो कभी भी स्माइल क्यों नहीं करती। जुनिचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है, मिसुजू हमेशा ही स्माइल करती रहती है और मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगता है। अब इसे सुनकर तानाबे मिसुजू के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिसुजू यहाँ पर हंसती तो नहीं है, लेकिन तानाबे के मुंह के ऊपर टेप लगा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काल के मुंह पर भी टेप लगा हुआ होता है और जब तोमो-चान इसे देखकर इसका रीजन पूछने लगती है तो काल बताती है कि वो मिसुजू को किस करने के लिए गई थी और इस वजह से उसने टेप लगा दिया था। अब इसके बाद तानादा मिसुजू के पास जाकर कहता है कि तुम्हें स्माइल करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस पर मिसुजू कहती है कि तुम मुझे प्रपोज कर सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हें हंसते हंसते रिजेक्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ तोमो अभी भी काल के किस करने के बात को सोच रही होती है और मिसुजू से कहती है कि लड़कियां हमेशा एक दूसरे को हग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी किसी लड़की को पकड़ती थी तो बहुत ही इनसिक्योर हो जाते थे और मुझसे बात करना बंद कर देते थे। मिसुजू कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग तुम्हें लड़की नहीं एक लड़के की तरह देखते हैं। लेकिन तभी तोमो कहती है कि हमारे मदर बचपन से दोस्त हैं और इसी वजह से हमारी दोस्ती को भी 10 साल हो चुके हैं, तो तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे को हक कर लेना चाहिए। लेकिन मिसुजू कहती है कि उसका कोई मन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ काल तोमो के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम किसी लड़की को हक करना चाहते हो, तो तुम मुझे हक कर सकते हो। जिसके बाद तोमो काल को हक कर लेती है, लेकिन उसे लगता है कि इसकी स्मेल बहुत बढ़िया है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत पतली भी है। जिसके बाद तोमो चियोमी और नाओका को भी हक कर लेती है, लेकिन इसके बाद तोमो डिप्रेशन में चली जाती है और कहती है कि उसका खुद का शरीर लड़कियों की तरह ही नहीं है। लेकिन इसके बाद कार्ल हर जगह तोमो को हक कर रही होती है, लेकिन तभी तोमो को ऐसा लगता है कि मिसुजू बहुत ही गुस्सा हो चुकी है क्योंकि उसका शक्ल थोड़ा सा बदल चुका है और वो ठीक तरीके से तोमो से बात भी नहीं कर रही है। अब इसके साथ ही काल जाकर मिसुजू से माफी मांग लेती है और कहती है कि माफ करना, मुझे हर जगह तोमो को ऐसे हक नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिसुजू कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद मिसुजू तोमो-चान से भी माफी मांग लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था और कहती है कि वो भी असल में तोमो-चान को हक करना चाहती है। जिसके बाद तोमो तुरंत इसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि तुमने जुनिचिरो को कितनी बार हक किया है। तोमो कहती है कि वो एक लड़का है, मैं उसे हक कैसे कर सकती हूँ। मिसुजू कहती है कि जुनिचिरो हमेशा तुम्हारे ऊपर पड़ा रहता है, तो तुम घूम कर अगर उसे हक कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके बाद स्कूल से घर जाते टाइम तोमो जुनिचिरो को हक कर तो लेता है, लेकिन जुनिचिरो तभी उसे हटा देता है और कहता है कि तुम हाई स्कूल में हो और यहाँ पर ऐसे बिहेव नहीं करते। लेकिन तभी तोमो कहती है कि तुम अक्सर मुझे पीछे से पकड़ते रहते हो और अगर मैं तुम्हें घूमकर पकड़ लूँ तो ये बुरी बात हो गई है। और इतना कहकर वो जुनिचिरो को पंच मार देती है। अब इसके अगले दिन तोमो-चान के उठने के दौरान वो देखती है कि जुनिचिरो उसके पास ही में होता है, जिसे देखकर तोमो चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे रूम में तुम्हें आने किसने दिया। जिस पर जुनिचिरो कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने ही मुझे उठाने के लिए कहा था। अब इसके बाद तोमो की मदर भी आकर जुनिचिरो के गाल को खींचने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी के भी रूम में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद जुनिचिरो को फिश और राइस खाने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन तभी जुनिचिरो पूछता है कि तोमो के फादर यहाँ पर नहीं आएंगे क्या। जिस पर आकेमी यानी कि तोमो के मदर कहते हैं कि गोरो हमेशा अपने डोजो पर ही पड़ा रहता है और अपने खाने पीने का सारा काम वहीं पर करता है और कहता है कि उसे मुझसे शर्म आती है। जिसके बाद वो गोरो के साथ मुलाकात भी करने के लिए जाते हैं तो उसे देखकर सच में बेहोश ही हो जाते हैं। अब इसके बाद एक जगह पर बैठने के दौरान तोमो कहती है कि मेरे फादर मेरे मदर से शर्माते हैं, ये बात अजीब तो है, लेकिन स्कूल टाइम में जब मेरे मदर को किसी मदद की जरूरत पड़ती थी उस टाइम पर फादर सबसे आगे रहते थे। अब इसके बाद लंच टाइम के दौरान काल तोमो से कहती है कि उसे मिसुजू से कुछ जरूरी बात करनी है, इस वजह से आज उसे लंच जुनिचिरो के साथ करना होगा। जिसके बाद मिसुजू और काल एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी कोसुकी यहाँ पर पहुँच जाता
है और मिसुजू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि कार्ल मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चीज को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं। जिसके बाद वो कार्ल का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जुनिचिरो के साथ खाना खाने के दौरान तोमो को बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है और पास में तो सब लोग उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ से जाने के दौरान तोमो का मुलाकात ओकावा और नाओका से हो जाता है और तेयो बताते हैं कि थर्ड ईयर का एक लड़का है जो हर एक लड़की को परेशान करना पसंद करता है और उसने इस टाइम पर ओकावा को अपना टारगेट बना लिया है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि तोमो से जाकर बात कर ले। अब इसके बाद वो तीनों उस थर्ड ईयर से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन तेयो थर्ड ईयर कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बेकार की लड़की को क्यों लाया है, मैं तो तुम्हारे साथ बस खेलना चाहता था और खेलने के बाद तुम्हें छोड़ भी देता। लेकिन इसे सुनकर तोमो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस थर्ड ईयर के पेट पे लात मार देती है। जिसके बाद तोमो कहती है कि देखो अब मैंने उस थर्ड ईयर को लात मार दिया है, जिसका मतलब है कि अब वो तुम्हें छोड़कर मेरे पीछे आने लगेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर वो आता है तो मैं उसे फिर से सबक सिखा दूंगा। अब इसके बाद जुनिचिरो के घर जाने के दौरान वो देखता है कि यहाँ पर वो थर्ड ईयर होता है और अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर तोमो को मारने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन इसे सुनकर तोमो सीधा उस थर्ड ईयर के पीठ पे लात मार देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद वो सारे लड़के मिलकर तोमो चैन से माफी मांग लेते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि जुनिचिरो ने इन्हें बहुत ही गंदे तरीके से पीटा है। जिसके बाद घर जाते टाइम तोमो ये सारी बातें जुनिचिरो को बता रही होती है और कहती है कि अच्छा हुआ वहाँ पर मैं थी, क्योंकि अगर तुम होते तो तुम तो बुरी तरीके से मार खा जाते। अब इसके अगले दिन कार्ल तोमो और मिसुजू को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद तोमो और मिसुजू एक मैप को फॉलो करते हुए उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कार्ल की मदर फेरिस पहुंच जाती है और वो तोमो को एक लड़का समझ रही होती है और कहती है कि तुम हैंडसम तो हो और शायद कार्ल तुम्हें पसंद भी करती होगी, लेकिन तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि तोमो एक लड़की है, वो उसे अपने घर ले जाने लगती है। अब घर में घुसने के साथ ही कार्ल और उसके मदर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। लेकिन जब कार्ल मिसुजू को हक करने के लिए जाती है तो वो इसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन तोमो यहाँ पर कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद जब वो तीनों कार्ल के रूम में पहुंच जाते हैं तो तोमो को ये किसी राजकुमारी का कमरा लग रहा होता है। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि उसे उनका रेस्ट रूम यूज करना है। लेकिन यहाँ से जाने के दौरान मिसुजू नोटिस करती है कि कार्ल की मदर उसे फॉलो कर रही होती है, जिस वजह से वो पूछ लेती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कार्ल की मदर कहती है कि तुम मेरे बेटी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम पर शक आ रहा है। जिस पर मिसुजू कहती है कि आपने एकदम सही पकड़ा है, मैं कार्ल की दोस्त इसलिए बनी हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन इसे सुनकर कार्ल की मदर यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही मजाकिया हो। अब इसके दूसरी तरफ तोमो चैन और कार्ल चेस खेल रहे होते हैं, जिसमें कार्ल तोमो को बुरी तरीके से हरा रही होती है। लेकिन तभी मिसुजू के वापस आ जाने पर तोमो से यहाँ पर बिठा देती है। लेकिन कार्ल मिसुजू को भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद कार्ल और तोमो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले कार्ल की मदर उन सभी को हक कर लेती है। अब इसके अगले दिन तोमो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि टेस्ट सामने आ चुका है और वो प्रिपेयर भी नहीं हुई है। लेकिन तभी जुनिचिरो आकर कहता है कि पिछले सेमेस्टर में वो 30 नंबर पर आया था, इस वजह से वो तोमो का टीचर बनने वाला है। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि पिछले सेमेस्टर में वो नंबर 1 पर आई थी, इस वजह से वो तोमो को सिखाने वाली है। अब इसके बाद वो तीनों मिसुजू के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी मिसुजू तोमो से कहती है कि बचपन में जब भी तुम मेरे घर आते थे तो तुम मेरे घर को उथल पुथल कर देते थे, तो तुम्हें इस टाइम पर थोड़े से ध्यान से रहना है। लेकिन तभी मिसुजू की मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वो तोमो को गलती से आके में समझ बैठती है। जिसके बाद वो तीनों मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन कार्ल इतना स्मार्ट होती है कि वो सारे जवाबों को अपने मन में ही तैयार कर पाती है। लेकिन मिसुजू कहती है कि टेस्ट में ऐसे काम नहीं चलता, तुम्हें अपने पूरे प्रोसेस को दिखाना पड़ता है। लेकिन तभी तोमो कहती है कि अगर उसे टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो मिसुजू के साथ एक ही कॉलेज में जा पाएगी। और कार्ल कहती है कि उसे भी ऐसा ही करने का मन है, जिसे सुनकर मिसुजू को दिल से बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद टेस्ट खत्म हो जाता है और जुनिचिरो नंबर 54 पर आया है। दूसरी तरफ तोमो नंबर 70 पर आ चुकी है। लेकिन शौक तो तब लगता है जब मिसुजू नंबर 2 पर होती है और कार्ल नंबर 1 पर। अब इसके बाद जुनिचिरो तोमो को बताती है कि टेस्ट खत्म होने की वजह से उसने एक नया गेम खरीदा है, तो इसलिए वो आज रात तोमो को अपने घर रहकर उसके साथ गेम खेलने के लिए कहती है। अब तोमो को ये प्लान बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है, लेकिन बाद में जब सोचती है तो उसे ये
प्लान बहुत ही घटिया लगता है, जिसके बाद वो सोचती है कि वो इस प्लान को रिजेक्ट करने वाली है। लेकिन तभी काल और मिसुजो कहती है कि तुमने एक बढ़िया प्लान बना लिया है तो इसको बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद तोमो अपने फादर को बता देती है कि वो आज रात जुनिचिरो के घर रहने वाली है, लेकिन उसके फादर तो पूरे चिल रहते हैं। जिसके बाद वो अपने मदर को भी ये बात बता देती है, लेकिन उसके मदर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है हमें अपने पोते का नाम सोच लेना चाहिए। जिसके बाद तोमो जुनिचिरो के घर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि जुनिचिरो के मदर और फादर ट्रिप पर निकल चुके हैं, जिसका मतलब है कि इस घर में वो दोनों अकेले रहने वाले हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर करने लगते हैं और तभी जुनिचिरो कहता है कि उसने बाथ में नहा लिया है तो अब तोमो चाहे तो वहाँ पर जा सकती है, लेकिन तोमो कहती है कि उसे शावर में जाना ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद तोमो बाथ में जाने का कोशिश तो करती है, लेकिन शर्म के मारे उसे शावर में ही नहाना पड़ता है। अब रूम में आने के बाद वो देखती है कि जुनिचिरो कुछ भी बात नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से वो सोचती है कि शायद जुनिचिरो को भी उसकी तरह शर्म आ रही है। लेकिन तभी जुनिचिरो तो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर गेमिंग करने लगते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों को बहुत मजा भी आ रहा है। लेकिन इसके बाद तोमो चैन बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि हर एक बैटल को वो हार रही होती है। जिसके थोड़ी देर बाद 9 बज जाते हैं और उन दोनों को ही बहुत ही नींद आने लगती है। जिसके बाद जुनिचिरो नीचे और तोमो ऊपर सो जाती है। लेकिन तभी सोने के दौरान तोमो को जुनिचिरो का शक्ल बहुत ही प्यारा लग रहा होता है और वो उसे अलग अलग जगह पर दबाने लगती है। लेकिन तभी नींद में ही जुनिचिरो तोमो को पकड़ लेता है और इस तरीके से पकड़ा हुआ होता है कि तोमो वहाँ से हिल तक नहीं पाती है। लेकिन सुबह तोमो को अपने पास देखकर जुनिचिरो भागने का कोशिश करता है, लेकिन दीवार से टकरा जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों स्कूल तो आते हैं, लेकिन रात की उस बात को याद कर जुनिचिरो बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है। अब इसके अगले दिन जुनिचिरो तोमो को एक चश्मा दे देती है, क्योंकि आज तोमो का बर्थडे होता है। जिसके बाद तोमो इन ग्लासेस को मिसुजो को भी दिखा देती है और कहती है कि ये ग्लासेस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, है ना। जिसके बाद मिसुजो से अपना गिफ्ट भी दे देती है, जिसके अंदर काफी सारे बुक्स होते हैं। लेकिन जब काल की बारी आती है, वो एक सोने के ईंट को ही दे देती है और कहती है कि वो इससे ब्राइट लाने वाली थी, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाती है। अब इसके बाद वो तीनों मिसुजो के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि आज वो तोमो को एक लड़कियों की तरह ड्रेसअप करवाने वाले हैं। जिसके बाद मिसुजो के थोड़ा सा मेहनत करने के साथ ही तोमो एक सुंदर सी लड़की की तरह दिखने लगती है। लेकिन तभी काल और मिसुजो कहने लगती है कि उन्हें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, जिस वजह से वो तोमो को आइसक्रीम लाने के लिए भेज देते हैं। अब दुकान में जाने के साथ ही तोमो देखती है कि जुनिचिरो यहीं पर मौजूद होता है और साथ ही में दुकान के सारे लोग भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन जुनिचिरो यहाँ पर उसे नहीं पहचानता है, जिस वजह से वो जल्दी से आइसक्रीम को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी नीचे गिर जाती है। अब जुनिचिरो यहाँ पर तोमो को उठने में मदद करता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी तोमो कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही बुरी दिख रही हूँ, तो तुम मुझे अगली कह सकते हो। लेकिन जुनिचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, जिसे सुनकर तोमो यहाँ पर स्माइल करने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जिस वजह से वो दोनों पास ही में बैठकर इनके गेम को देखने लगते हैं। अब इसे देखकर तोमो कहती है कि उसे खेलना बहुत ही पसंद है, लेकिन शायद इस रीजन के चलते लोग उसे लड़की नहीं समझती है। लेकिन जुनिचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी भी एक लड़की दोस्त है जिसे खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और लड़का हो या लड़की हर किसी को खेलने का पूरा हक है। लेकिन तभी जुनिचिरो एक लड़का और लड़की को देखता है और पूछता है कि इन दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। तोमो कहती है कि ये दोनों जरूर फ्यूचर में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनेंगे, जिसे सुनकर जुनिचिरो कहता है कि उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो बचपन में ऐसे खेला करता था, लेकिन अभी उन दोनों के बीच का चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेकिन इसी के दौरान तोमो को याद आता है कि उसने आइसक्रीम भी खरीदा था, जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन घर जाकर देखती है कि यहाँ पर एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद पार्टी के दौरान तोमो बता देती है कि उसका जुनिचिरो के साथ मुलाकात हुआ था और जुनिचिरो ने उसे खूबसूरत भी कहा है। अब इसे सुनकर मिसुजो और काल बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनका मेकअप एक्चुअल में काम कर चुका है। अब अगले दिन डॉज बॉल टूर्नामेंट के ट्रेनिंग के दौरान तोमो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फील होती है, जिस वजह से उसे बेवजह लड़कों के टीम में ही ज्वाइन कर दिया जाता है। अब कोसुकी अपने दोस्तों को पहले ही सावधान कर देता है, क्योंकि तोमो चैन के सामने वो लोग नहीं टिक सकते हैं, और तभी उनके पहले बॉल के साथ ही उनका कैप्टन कोसुकी घायल हो जाता है। जिसके बाद उनका अगला मैच थर्ड ईयर वालों के साथ
बात होता है, लेकिन थर्ड ईयर वाले तो मैच से पहले ही डरने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों फाइनल मैच के लिए रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ओपोनेंट में गारो आने वाला है, जो कि एक गोरिल्ला के जितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मैच से पहले गारो जुनिचिरो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और इसी वजह से अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम्हें हमारे जूडो क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसके बाद गारो अपने पहले बॉल से ही तानाबे को बुरी तरीके से घायल कर देता है और इसके बाद तो बाकी प्लेयर्स मच्छरों की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन जब वो फाइनल बॉल को तोमो की तरफ फेंक रहा होता है तब जुनिचिरो बीच में आकर उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद तोमो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हें जुनिचिरो के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने बॉल को फेंक तो देती है, लेकिन वो नीचे से तानाबे के हाथ में चला जाता है और तानाबे एक ही शॉट में गारो को हरा देता है। जिसके बाद तोमो और जुनिचिरो के टीम को फर्स्ट प्राइज दे दिया जाता है। जिसके बाद गारो जुनिचिरो के पास आ जाता है और कहता है कि डॉज बॉल तो कोई भी खेल लेता है, हिम्मत है तो जूडो करके दिखाओ। जिसके बाद जुनिचिरो पहले शॉट में ही गारो को हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों और भी काफी सारे मैचेस को खेलते हैं और यहाँ पर गारो का पॉइंट ही ज्यादा होता है। जिसके बाद गारो कहता है कि तुम्हारे पास इतना पावर है और तुम कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेलते, मतलब तुम अपने पावर को पूरा वेस्ट कर रहे हो। हाँ, लेकिन जुनिचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसका भी एक टारगेट है जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। दूसरी तरफ तोमो-चैन बताती है कि जुनिचिरो के साथ इतने दिनों बाद डॉज बॉल खेलकर बहुत ही मजा आ रहा था और अब उसे उन दिनों का याद आ रहा है जब वो तीनों मिलकर एक साथ मस्ती किया करते थे। जिसके बाद घर जाते टाइम तोमो जुनिचिरो से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने गारो को जूडो में हरा दिया है, जिसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन तुम्हें उस टाइम पर वॉलीबॉल के सामने आकर अपने आप को आउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जुनिचिरो मन में सोचता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उस टाइम पर उसके बॉडी ने ऑटोमेटिक वो काम कर लिया था और इसका रीजन ये हो सकता है कि उसे पता था कि तोमो-चैन के होते हुए वो इस मैच को नहीं हार सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुनिचिरो रनिंग कर रहा होता है, लेकिन इसी के दौरान वो उस दिन को याद करने लगता है जब वो पहली बार तोमो-चैन से मिलता है और तोमो-चैन उसके गेम को देखने के साथ ही उसे लेकर खेलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में तोड़ देती है। अब जुनिचिरो गुस्से में आकर उसे एक पंच मार देता है, लेकिन तभी तोमो कहती है कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बदले में तुम मुझे सिर्फ एक ही मुक्का मारोगे, मुझे और मारो। जिसके बाद वो अपने फादर को लेकर यहाँ पर पहुँच जाती है और उसके फादर और तोमो दोनों मिलकर इससे माफी मांगने लगते हैं और तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ है वो मैं मिटा दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर आकेमी पहुँच जाती है और कहती है कि हमारे पड़ोसियों को डराना बंद करो वरना वो भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच तोमो कहती है कि वो जुनिचिरो के साथ दोस्ती करना चाहती है और इसके बाद वो दोनों एक साथ जंपिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं और बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जुनिचिरो को बहुत ही चोट आ जाता है और वो घर में ही रहने का डिसाइड करता है, लेकिन तोमो किसी तरीके से उसे फिर से बाहर जाने में राजी कर लेती है और इस बार वो अपने साथ पहली बार मिसुजू को भी लाती है। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम शहर से आई हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बेकार दिखते हो। अब जुनिचिरो तो इसका कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन इसके बाद वो सब लोग मिलकर कीरो को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। अब इसके दौरान उन्हें एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है जहाँ पर तोमो मिसुजू को लेकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जुनिचिरो अकेले ही उनसे पीछे चल रहा होता है, जिसे देखकर मिसुजू हंसने लगती है। लेकिन इसे देखकर गुस्सा होकर जुनिचिरो तेजी से इसके टॉप पे चला जाता है। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि इतना सा चढ़ के ही लगता है तुम थक चुके हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई स्टेमिना ही नहीं है। लेकिन तभी जुनिचिरो एक बीटल को पकड़कर बहुत ही खुश होता है। लेकिन इसे देख तोमो कहती है कि मैंने तुम्हें जब से देखा है तुम हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहते थे, लेकिन आज पहली बार तुमने स्माइल किया है। अब इसके बाद तोमो भी एक बीटल को पकड़ लेती है और जुनिचिरो को ये बीटल बहुत ही पसंद आता है। लेकिन तभी मिसुजू कहती है कि नहीं नहीं ये बीटल मुझे चाहिए। अब इसके अगले दिन तोमो और जुनिचिरो एक पेड़ पे चढ़ते हैं और इसी के दौरान जुनिचिरो को पता चलता है कि तोमो के साथ रहना कितना मजेदार होता है। लेकिन इसके अगले दिन जुनिचिरो अपने गेम को खेल रहा होता है, लेकिन तभी तो बच्चे आकर जुनिचिरो को मार के उसके गेम को ले लेते हैं। अब अगले दिन जब मिसुजू जुनिचिरो से इस निशान के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो बाथरूम में गिर गया था, लेकिन तोमो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जिसके बाद वो शाम को जुनिचिरो के गेम को वापस कर देती है और कहती है कि ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। लेकिन तभी जुनिचिरो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इस गेम को किसने लाने के लिए कहा था। लेकिन तभी तोमो-चैन जुनिचिरो को गिरा देती है और कहती है कि अगर मेरे दोस्तों के साथ कुछ बुरा होता है तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने का। लेकिन इसे सुनकर जुनिचिरो और भी गुस्सा हो जाता है और अपने गेम को तोमो को दे देता है और कहता है कि मैं इस गेम को वापस तभी लूंगा जब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद इसी रीजन के चलते वो तोमो के डोजो को भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ये गेम अभी भी तोमो चैन के हाथ में ही होती है और तभी तोमो मन में सोचती है कि जुनिचिरो तो अभी बहुत ही पावरफुल बन चुका है तो वो इस गेम को लेने क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इसके अगले दिन है पता चलता है कि उन सभी का बीच पे जाने का एक प्लान हो चुका है और तभी वो लड़कियां सारे सामानों को जुनिचिरो के हाथ में देने लगते हैं, जिस वजह से जुनिचिरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है ड्रेस चेंज करने का, जहाँ पर मिसुजु और काल तो निकल जाती है लेकिन तोमो नहीं निकल रही होती है, जिस वजह से जुनिचिरो तोमो को बुलाने के लिए तो जाता है लेकिन तोमो के सामानों को देखकर वो उसे और भी ढकने लगता है। अब इसके बाद काल और तोमो पानी में मजे कर रहे होते हैं लेकिन जुनिचिरो यहाँ पर मिसुजु के साथ बैठा होता है। असल में मिसुजु को पानी में जाना कुछ खास पसंद नहीं होता है, लेकिन जुनिचिरो के साथ पिछले टाइम जो हुआ था उसके बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी तोमो-चैन आकर जुनिचिरो को खींच कर ले जाने लगती है और असल में तोमो-चैन इस टाइम पर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है कि वो भूल ही चुकी है कि इस टाइम पर उसने क्या पहन कर रखा है। लेकिन तभी काल भी जुनिचिरो को पकड़ लेती है, लेकिन इसे देखकर तोमो गुस्से में उनके ऊपर पानी से हमला कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को नाओका और चियोमी भी देख रहे होते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि जब तोमो लड़कियों की तरह भी ड्रेस पहनती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन तभी एक लड़का तोमो के पास चला जाता है और कहता है कि आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। जिसके बाद वो तोमो को टच भी करने लगता है और कहता है कि पास ही में मेरे अंकल का एक दुकान है, वहाँ पर जाकर आइसक्रीम खाना चाहोगे। लेकिन तभी पानी के नीचे से जुनिचिरो यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब इसे सुनकर तोमो तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी जुनिचिरो देखता है कि काल को काफी सारे लड़के घेरे होते हैं। जिसके बाद जुनिचिरो उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इससे दूर रहना। अब इसे सुनकर तो तोमो के दिल में सदमा सा लग जाता है और वो मिसुजु से कहती है कि अगर जुनिचिरो हम दोनों का ही बॉयफ्रेंड बनना चाहता है तो वो असल में पसंद किसे करता है। लेकिन तभी मिसुजु कहती है कि तुम्हें बस जुनिचिरो के पास रहना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अब इसके बाद तोमो-चैन 2 आइसक्रीम को लेकर जुनिचिरो के पास पहुंच जाता है और मन में सोचता है कि सिर्फ जुनिचिरो के पास रहने से क्या वो मेरे फीलिंग को समझ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जुनिचिरो के दिमाग में तो वोल्केनो फट रहे होते हैं और सोचता है कि तोमो-चैन मेरे इतने पास क्या कर रही है। लेकिन तभी जुनिचिरो का आइसक्रीम तोमो के ऊपर गिर जाता है और तोमो-चैन उसे चाट लेती है, जिसे देखकर जुनिचिरो के दिमाग में फिर से ब्लास्ट होने लगते हैं। जिसके बाद फिर से तोमो-चैन उसे खींचकर पानी की तरफ ले जाने लगती है और तभी जुनिचिरो मन में सोचता है कि तोमो-चैन पहले से कितना बदल चुकी है और उसके साथ घूमने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अब इसके अगले दिन तोमो-चैन अपने दोस्तों के साथ डेयर गेम खेल रही होती है, जहाँ पर काल तोमो को मिसुजु का एक्टिंग करने के लिए कहती है। लेकिन तोमो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, जिस वजह से मिसुजु कहती है कि इस बार के फायरवर्क्स फेस्टिवल में तुम्हें जुनिचिरो के साथ अकेले जाना होगा। जिसके बाद तोमो उसी टाइम पर जुनिचिरो को इस प्लान के बारे में बताने के लिए जाती है और जब जुनिचिरो को पता चलता है कि काल और मिसुजु वहाँ पर नहीं आने वाली है, इस वजह से वो इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। लेकिन तभी यहाँ से जाते टाइम तोमो सोचती है कि जुनिचिरो ने इतनी जल्दी हाँ क्यों बोल दिया, और हाँ बोलने का मतलब तो यही होता है ना कि वो तोमो की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ मिसुजु उस टाइम के बारे में याद कर रही होती है जब तोमो ने पहली बार उसे बताया था कि वो जुनिचिरो को पसंद करती है। अब उस टाइम पर मिसुजु ने उसे बताया था कि तुम्हें थोड़ा सा लड़कियों की तरह बनना चाहिए और तोमो ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी किया था। लेकिन अभी मिसुजु को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, बल्कि तोमो जैसी है वैसी ही जुनिचिरो को पसंद है। अब इसके अगले दिन जुनिचिरो तोमो का वेट कर रही होती है, लेकिन जब तोमो यहाँ पर पहुँचती है उसने एक किमोनो पहना हुआ होता है और ये इतना सुंदर और चमकीला होता है कि जुनिचिरो की आंखें तो डगमगाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों पहले फिश शॉप में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ का दुकानदार उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि पिछले ही साल तोमो एक लड़के की तरह लग रहा था और एक ही साल में वो एक सुंदर कन्या बन चुकी है। जिसके बाद वो तोमो के पिक्चर को सारे दुकानदार दोस्तों को भी भेज देता है और उन्हें सावधान भी कर देता है क्योंकि तोमो इन सारे गेम्स में मास्टर होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तोमो ने ऑलरेडी सारे गिफ्ट्स ले लिए होते हैं। लेकिन तभी तोमो गलती से जुनिचिरो समझकर एक लड़के के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देख वो लड़के कहने लगते हैं कि आज तुम अकेली हो क्या, चलो आज हमारे साथ घूमने चलते हैं। लेकिन तभी जुनिचिरो आकर तोमो को वहाँ से लेकर
बाहर आ जाता है। अब तोमो यहाँ पर जुनिचिरो का शुक्रिया अदा कर रही होती है, लेकिन जुनिचिरो कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो अकेले ही उनका सामना कर लेती, मैंने तो बीच में जाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेकिन इसे सुनकर तोमो जुनिचिरो को एक पंच मार देती है और कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं हर काम खुद से नहीं कर सकती। जिसके बाद तोमो दिल से जुनिचिरो का शुक्रिया अदा करने लगती है। लेकिन तोमो के इस खूबसूरती को देखकर जुनिचिरो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन जब उसे होश आ जाता है तब वो उससे दूर चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ से जाते टाइम तोमो मन में सोच रही होती है कि जुनिचिरो क्या उस टाइम पर उसे किस करने वाला था, और अगर ऐसी ही बात है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब इसके बाद फायरवर्क्स के स्टार्ट होने से पहले तोमो जुनिचिरो से कहती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहने से पहले मन में सोच रही होती है कि अगर जुनिचिरो उसकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनका दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर आतिशबाजियां भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से तोमो सोचती है कि शायद बाद में प्रपोज करना ही ज्यादा सही रहेगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि काल मिसुजू को इस फेस्टिवल के लिए बुलाने गई होती है और कहती है कि उनके साथ कोसुकी भी जाने वाला है। अब काल तो वहाँ पर जाने के साथ ही गुम हो जाती है, लेकिन कोसुकी इस टाइम पर उसे ढूंढने में माहिर हो चुका है। लेकिन तभी काल एक खतरनाक से मास्क को दिखाकर कहती है कि ये मिसुजू की तरह दिखती है। उसके पास में एक कम खतरनाक मास्क होता है जो कहता है कि तोमो की तरह दिखती है, और एक बच्चों का मास्क होता है जो कि कोसुकी की तरह दिखता है। लेकिन इसके बाद यहाँ से घूमने के दौरान मिसुजू तोमो और जुनिचिरो को देख लेती है, लेकिन तभी काल उसे यहाँ से खींचने लगती है, जिस वजह से मिसुजू को पता चलता है कि काल ने उसे इस वजह से बुलाया है ताकि वो जुनिचिरो और तोमो को परेशान ना कर सके। अब इसके बाद तोमो और जुनिचिरो रास्ते से घर जा रहे होते हैं, और तभी जुनिचिरो मन में कहता है कि आज उसे कुछ ज्यादा ही मजा आया है और वो हर दिन ऐसे ही मजा करना चाहता है। लेकिन अगले दिन तोमो मिसुजू और काल को बता रही होती है कि आजकल जुनिचिरो उसे पीछे से धक्का नहीं देता है, और इस चीज के चलते आजकल उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। अब इतना कहकर तोमो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काल मिसुजू से कहती है कि फाइनली इनका दोस्ती बदल रहा है और ये दोनों एक दूसरे के लवर बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम उन थर्ड ईयर वालों को देखते हैं और वो तोमो और जुनिचिरो से बदला लेने का प्लान कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर मिसुजू के पास चले जाते हैं। लेकिन मिसुजू कहती है कि दूर हो जाओ मेरे से, और इतना खतरनाक तरीके से कह रही होती है कि सारे लोग उससे डर रहे होते हैं। लेकिन इतने में काल आकर अपने एक मशीन से उनके लीडर को बिजली के झटके दिला देता है, लेकिन भागने के दौरान वो गलती से कीचड़ में गिर जाती है, जिसके बाद मिसुजू से खींचते हुए एक वेयर हाउस में लेकर चली जाती है। लेकिन उन थर्ड ईयर वालों को उनके पैरों के निशान दिख जाते हैं। दूसरी तरफ मिसुजू जुनिचिरो को कॉल करके बता देता है कि वो और काल यहाँ पर फंस चुकी है और थर्ड ईयर वाले उन्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को उसके पास में तोमो भी सुन लेती है और कहती है कि वो भी मिसुजू और काल को बचाना चाहती है, और इन दोनों के बात को पास ही में कोसुकी भी सुन लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थर्ड ईयर वाला मिसुजू को ढूंढ चुका है, लेकिन तभी तोमो आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसी के साइड में जुनिचिरो बाकी बंदे को संभाल रहा होता है। और तभी यहाँ पर कोसुकी भी पहुंच जाता है, लेकिन इस टाइम पर काल अपने कपड़ों को बदल रही होती है, जिस वजह से कोसुकी कुछ गलत समझ बैठता है। जिसके बाद कोसुकी उनके लीडर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि क्या वो तुम थे जिसने मेरे लड़की के साथ ऐसा करने का हिम्मत किया? लगता है तुम लोगों को जिंदा रहने का और कोई मन नहीं है, हाँ? लेकिन कोसुकी के अटैक करने के दौरान जुनिचिरो और तोमो उसे पकड़ लेते हैं, और जब कोसुकी को पता चलता है कि काल यहाँ पर बस अपने कपड़ों को बदल रहा था तो उसका शकल पूरा लाल हो जाता है। जिसके बाद मिसुजू जुनिचिरो और तोमो को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो इन थर्ड ईयर वालों से कुछ कहना चाहता है। जिसके बाद मिसुजू कहता है कि तुम्हें आइजावा डोजो के बारे में तो पता ही होगा ना। अब इन सभी को उस डोजो के बारे में पता होता है क्योंकि वहाँ पर सबसे उच्च लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब मिसुजू बताती है कि वहाँ का लीडर असल में तोमो का फादर है, तो सभी लोग मिलकर मिसुजू के पैर पकड़ने लगते हैं। अब इसके बाद मिसुजू बाहर तो आ जाती है, लेकिन देखती है कि जुनिचिरो उसका वेट कर रहा होता है। मिसुजू पूछती है कि वो उसका वेट क्यों कर रहा था, जिस पर जुनिचिरो कहता है कि कुछ भी हो जाए वो है तो असल में लड़की ही ना, तो अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार जुनिचिरो रहता। लेकिन मिसुजू कहती है कि मेरे बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन घर से निकलने के बाद तोमो सोच रही होती है कि कुछ दिनों से जुनिचिरो उसके साथ एक लड़की की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन कल उसने जिस तरीके से उन लड़कों के साथ फाइट किया है, इसके बाद तो शायद जुनिचिरो नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन आज भी जुनिचिरो आकर बहुत ही धीरे से उसके
उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देख तोमो-चैन बहुत ही खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि फाइनली जुनिचिरो उसे एक लड़की की तरह देख रहा है। अब इसके अगले दिन कोसुकी भी आइजावा डोजो में पहुंच जाता है और कहता है कि वो भी ट्रेनिंग करना चाहता है। लेकिन तभी तोमो के फादर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मुझे एक डीमन दिख रहा है, तो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना। जिसके बाद वो कोसुकी को पुशअप करने के लिए कहते हैं, लेकिन काल की तरह कोसुकी भी पुशअप नहीं कर पाता है। जिसके बाद कोसुकी, तोमो और जुनिचिरो रनिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोसुकी का स्टेमिना जुनिचिरो और तोमो से बहुत ही कम होता है। जिसके बाद बारी आती है बैटल करने का, जहाँ पर कोसुकी के ओपोनेंट में जुनिचिरो होने वाला है। अब जुनिचिरो तो पहले पंच में ही कोसुकी को डरा देता है और कहता है कि अटैक करने से पहले तुम्हें अपने ओपोनेंट के पोजीशन को जानना चाहिए। लेकिन तभी कोसुकी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे मुंह पे पंच मार देता हूँ तो क्या तोमो इम्प्रेस हो जाएगी। अब इसे सुनकर जुनिचिरो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही फास्ट तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन इसी के दौरान वो गलती से कोसुकी के पेट में मुक्का मार देता है, जिस वजह से कोसुकी बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने जुनिचिरो के मुंह पर भी पंच मारा होता है। अब कोसुकी अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो हमेशा अपने रूम में ही बैठा रहता था। लेकिन तभी उसकी मदर उसके कजन काल को यहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए लाती है। लेकिन कोसुकी ने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी होती है और उसे काल असल में किसी प्रिंसेस की तरह लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में कोसुकी फिर से होश में आ जाता है। लेकिन तभी तोमो कहती है कि तुम अचानक से फाइटिंग क्यों सीखना चाहते हो, ये जरूर काल के लिए है ना। जिस पर कोसुकी बताता है कि काल बचपन से ही काफी सारी मुसीबतों में फंस जाया करती थी और काल उसे हमेशा वहाँ से बाहर लाया करता था। लेकिन अभी के सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब उतना भी पावरफुल नहीं रहा है। जिस पर तोमो कहती है कि अच्छी बात तो ये है कि तुम अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखना हर प्रॉब्लम को पावर से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब अगले दिन कोसुकी काल को बता देता है कि वो तोमो के डोजो में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है और वहाँ पर जाने की वजह से वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा है। लेकिन तभी काल उससे पूछता है कि वो तोमो के बारे में क्या सोचता है। कोसुकी बताता है कि तोमो बहुत ही प्यारी है, पावरफुल है और सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी बातें काल को एकदम भी पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो जुनिचिरो के पास जाकर उसके साथ घूमने का प्लान करती है। अब इसके बाद वो दोनों एक पार्क में पहुंच जाते हैं और जुनिचिरो पूछता है कि तुम मिसुजु या फिर तोमो के साथ क्यों घूमने नहीं जाते। जिस पर काल बताती है कि आज उसने मिसुजु के साथ गलत तरीके से बिहेव किया था और तोमो और उसके बीच में छोटा सा झगड़ा चल रहा है। अब इसके बाद वो दोनों जुनिचिरो के घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि काल को बहुत ही कमजोरी फील हो रही होती है। अब इसके बाद काल जुनिचिरो के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर जुनिचिरो डरने लगता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, नीचे उतर जाओ मेरे से। लेकिन तभी काल कहती है कि तोमो तो हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, तो अभी क्या हो रहा है। अब इसे सुनकर जुनिचिरो गुस्से में निकलकर तोमो-चैन के घर में पहुंच जाता है और तोमो-चैन को देखने के साथ ही उसे गले लगा लेता है। और इतने में काल भी यहाँ पर पहुंच जाती है और अपना माफी मांग के यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद काल ये सारी बातें मिसुजु को बता रहा होता है और कहता है कि वो ये सारी बातें कोसुकी को भी बता रहा था, लेकिन इसे सुनते टाइम कोसुकी का शक्ल बहुत ही बदल रहा था। लेकिन काल अभी भी श्योर नहीं है कि कोसुकी उसके बारे में क्या सोचता है, इसलिए वो मिसुजु से ये बात पूछने के लिए कहता है। अब इसके बाद मिसुजु कोसुकी के पास जाकर पूछता है कि तुम कैरल के बारे में क्या सोचते हो। कोसुकी कहता है कि कैरल बहुत प्यारी है, मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक साथ खेला करते थे। लेकिन तभी मिसुजु कहती है कि बेकार की बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम कैरल को पसंद करते हो और अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे बताते क्यों नहीं। कोसुकी बताता है कि कैरल बहुत ही सुंदर है और बहादुर भी, और वो किसी भी खराब सिचुएशन से भागती नहीं है और इन्हीं सारी रीजन के चलते उसे ऐसा लगता है कि कैरल उससे बहुत ही ऊपर है और कोसुकी उसके लायक नहीं है। लेकिन तभी मिसुजु कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक तो जुनिचिरो है जो अपने अंदर के फीलिंग को समझ नहीं सकता और एक तुम हो जो अपने अंदर के फीलिंग को बता नहीं सकता। तो अब लगता है कि मुझे ही तुम्हारे केस को भी ठीक करना होगा। अब इसके बाद काल मिसुजु के पास चली जाती है और पूछती है कि क्या उसने कोसुकी से बात किया। मिसुजु बताती है कि उसने कोसुकी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लिया है और कोसुकी असल में उसे उस तरीके से पसंद नहीं करता है। अब इसे सुनकर काल दुखी होकर स्कूल को छोड़कर ही जाने लगती है और दूसरी तरफ मिसुजु कोसुकी के पास जाकर ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से काल के साथ मुलाकात कर लेना चाहिए। जिसके बाद
बाद कोसुकी काल के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि पहली बार काल उसके सामने रो रही होती है। लेकिन तभी काल अपने तकिए से कोसुकी को मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी कोसुकी कहता है कि मिसुजू ने तुमसे झूठ बोला है ताकि मुझे असली सच्चाई पता चल सके, और अब तुम्हारे इस हालत को देखने के बाद मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद काल कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, और कोसुकी के पास आने लगता है, लेकिन इतने में उसकी मदर पहुँच जाती है। अब इसके बाद काल की मदर कोसुकी को बताती है कि काल असल में बचपन में बहुत ही रोया करती थी, जिस वजह से उन्होंने बताया था कि काल अगर हमेशा रोती ही रहेगी तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा। अब इस चीज के बाद काल ने एकदम से रोना ही बंद कर दिया था, और इतने सालों के बाद वो आज जाकर फिर से रोई है, और इसी वजह से वो कोसुकी को दोबारा से ऐसा काम करने के लिए मना कर देता है। अब अगले दिन स्कूल में काल एक बनी के कॉस्ट्यूम को पहन कर जाती है, लेकिन मिसुजू के पास जाकर उसे किस कर लेती है, जिसे देखकर तोमो और काल दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि असल में उन दोनों का ही प्लान था। अब इसके अगले दिन हमें पता चलता है कि जुनिचिरो के स्कूल में मैराथन होने वाला है, और यहाँ पर जुनिचिरो और तोमो एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि हारने वाला दूसरे को एक हफ्ते तक अपना टिफिन खिलाएगा। अब इसके बाद मैराथन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और सारे बच्चे एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मिसुजू और काल बहुत ही धीरे चल रही होती है, इस वजह से उन्हें डांट पड़ जाती है। अब इसके बाद मैराथन के दौरान उनके टीचर स्कूटी लेकर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जब वो टीचर तोमो और जुनिचिरो को पार करते हैं तो वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और कहते हैं कि आप हमारे टीचर हो, आपको भी हमारे साथ दौड़ लगानी चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए तोमो बताती है कि मैंने देखा है कि किस तरीके से तुम अपने रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसी वजह से मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए वो लोग उस मार्ग को देख लेते हैं जहाँ पर लड़कियों को घूमना होता है, लेकिन तोमो इसे भी पार करके आगे जाने लगती है और कहती है कि ये बेकार के रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोसुकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से उसके दोस्त उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में जुनिचिरो और तोमो का टीम राउंड को कंप्लीट करके स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक तोमो चैन जमीन पर गिर जाती है, और जुनिचिरो देखता है कि तोमो को बहुत ही बुखार होता है, जिस पर तोमो बताती है कि कल वो वॉक के लिए निकली तो थी, लेकिन आते हुए उसे रात हो गई थी, और उसी थकावट के चलते वो गलती से बाथरूम में सो गई थी। अब इतना कहकर तोमो चैन बेहोश हो जाती है, जिस वजह से जुनिचिरो उसे लेकर स्कूल के हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। लेकिन जब तोमो का नींद खुलता है उसे पता चलता है कि जुनिचिरो उसे पीठ पर लेकर आया है, लेकिन इसके बावजूद फर्स्ट आ चुका है। अब इसके बाद जुनिचिरो तोमो को बता देती है कि उसकी मदर उसे लेने के लिए आ चुकी है, लेकिन तोमो कहती है कि वो बहुत ही थक चुकी है, इस वजह से जुनिचिरो को ही उसे पीठ पर ले जाना होगा। जिसके बाद जब जुनिचिरो उसे पीठ पर उठाता है तो उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है, जिसके बाद वो तोमो को अपने मदर के साथ हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। लेकिन इतने में तोमो चैन के फादर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और हॉस्पिटल का नाम सुनकर उसी तरफ भागने लगते हैं। अब इसके अगले दिन जुनिचिरो तोमो को देखने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन तभी तोमो जुनिचिरो को उसका गेम वापस कर देता है और कहता है कि तुम अब मुझसे पावरफुल बन चुके हो, तो अब तुम इसके लायक हो चुके हो। जिसके बाद जुनिचिरो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने पहली बार तोमो चैन को हिट किया था, लेकिन इस चीज से तोमो चैन उदास हो जाती है, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि तोमो चैन कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। जिसके बाद जुनिचिरो और तोमो एक साथ स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तोमो को लड़कियों के ड्रेस में देखकर जुनिचिरो समझ जाता है कि तोमो असल में एक लड़की है। अब इसके बाद क्लास में जुनिचिरो उस टाइम को याद करने लगता है जब तोमो एक लड़की की तरह बिहेव किया करती थी, और तभी एक लड़का आकर जुनिचिरो से कहता है कि क्या वो और तोमो एक कपल है, लेकिन जुनिचिरो कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दूसरी तरफ तोमो भी मिसुजू को ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि जुनिचिरो कितना अजीब है, मैं लड़की हूँ ये उसे पता ही नहीं था। अब क्लास से जाते हुए जुनिचिरो देखता है कि तोमो चैन कई सारी लड़कियों को समझा रही होती है कि उसका और जुनिचिरो के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, जिस वजह से जुनिचिरो अब तोमो को भी अवॉइड करने लगता है। जिसके बाद पूरे एक साल बीत जाते हैं और इन एक सालों में जुनिचिरो तोमो से एक बात तक नहीं करता है। लेकिन तभी जुनिचिरो सोचता है कि अगर उसके पास एक गर्लफ्रेंड होता तो तोमो को भी अपने साथ बुला लेती और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम मिसुजू को देखते हैं जो कि बहुत ही इरिटेट हो चुकी होती है क्योंकि वो तोमो के साथ लड़कों वाले गेम नहीं खेल सकती है। जिसके बाद मिसुजू जुनिचिरो के पास से ले आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने तोमो चैन से एक साल से कोई बात नहीं की है, तो मुझे असल में जानना है कि इस चीज का रीजन क्या है। लेकिन तभी जुनिचिरो मिसुजू से पूछती
पूछती है कि क्या वो उसके साथ घूमने जाना पसंद करेगी। अब मिसुजू तो तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन जुनिचिरो पूछता है कि तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते तो तुम मेरे साथ घूमने के लिए राजी क्यों हो गई। मिसुजू कहती है कि उसे बस थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना था और इस चीज के चलते वो जुनिचिरो के हाथ को भी पकड़ लेती है। अब अगले दिन वो दोनों साइकिल से श्राइन में घूमने के लिए जाते हैं। उसके अगले दिन दोनों मिलकर फिशिंग करने के लिए जाते हैं और उसके अगले दिन तो पता ही होगा साइकिलिंग करके सूरज देखने के लिए जाते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद मिसुजू बहुत ही ज्यादा थक जाती है और तोमो से कहती है कि शायद मैं तुम लोगों के जितना एथलेटिक नहीं हूँ तो मुझे शायद तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद तोमो मिसुजू को खींचते हुए ग्राउंड में लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कोई फुटबॉल टीम नहीं खड़ी कर रहा जिसलिए मुझे एथलेटिक प्लेयर्स चाहिए। और देखो लड़कों के साथ घूमना मुझे पसंद तो है लेकिन तुम्हारे साथ मुझे एक अलग ही वाइब आता है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर मिसुजू तो हंसने लगती है और इसके बाद जुनिचिरो के पास जाकर ब्रेकअप के बारे में बोलने वाली होती है, लेकिन मिसुजू के कुछ कहने से पहले ही जुनिचिरो से रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से मिसुजू का दिल टूट जाता है। लेकिन इसके बाद जुनिचिरो तोमो-चैन से बात करके सब कुछ ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी तोमो-चैन उसे पंच मार देती है और कहती है कि 1 साल तक तुमने मेरे साथ एक बात तक नहीं की है और अचानक तुम मेरे साथ बात करने के लिए आए हो, तो इसका रीजन क्या है। जुनिचिरो कहता है कि क्लास में सब लोग सोच रहे थे कि हम दोनों एक कपल हैं और इस चीज से तुम्हारा नाम खराब होता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मुलाकात करना बंद कर दिया था। लेकिन इसे सुनकर तोमो-चैन उसे फिर से पंच मार देती है और कहती है कि हम दोनों दोस्त थे बेवकूफ, और कोई क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद जुनिचिरो उससे माफी मांग लेता है और कहता है कि वो कभी भी तोमो से दूर नहीं जाने वाला है। अब अगले दिन तोमो मिसुजू को बताती है कि जल्द ही जुनिचिरो का बर्थडे आने वाला है, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली है। और तभी काल भी आकर कहती है कि वो भी तोमो के साथ काम करना चाहती है, जिसे सुनकर मिसुजू भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। और तभी तानाबे भी आकर कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम लोग मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते हो। अब रेस्टोरेंट में तानाबे के फादर कहते हैं कि उसकी वाइफ उन्हें छोड़कर जा चुकी है, इस वजह से उनका काम बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन तानाबे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी मदर बस अपने घर घूमने के लिए गई है। अब मिसुजू को तो एक नॉर्मल सा ड्रेस दे दिया जाता है, लेकिन काल और तोमो को कुछ ज्यादा ही क्यूट कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब मिसुजू सबको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती है, जिसे देखकर काल और तोमो शॉक होते हैं। अब काल यहाँ पर बहुत ही बेकार तरीके से वेट्रेस का काम कर रही होती है, जिस वजह से उसे लोगों को बुलाने का काम दिया जाता है और सिर्फ काल को देखने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जुनिचिरो भी पहुँच जाता है, लेकिन इसे देख तोमो तानाबे को कहता है कि जुनिचिरो यहाँ पर आता है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जुनिचिरो तो तोमो के इस ड्रेस को देखकर पागल ही हो चुका होता है। जिसके बाद तोमो जुनिचिरो के खाने को लेकर पहुंच जाती है और तभी जुनिचिरो बता देती है कि तोमो का ड्रेस उसे बहुत ही पसंद आया है, जिसे सुनकर तोमो का शकल तो लाल हो जाता है। जिसके बाद वो सभी धूमधाम से कुछ दिन और काम कर लेते हैं और उनके इतने अच्छे काम की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाता है। जिसके बाद वो सभी कहते हैं कि अगर उनके पास फ्री टाइम रहेगा तो वो फिर से यहाँ पर आके काम करेंगे। लेकिन यहाँ से जाते टाइम वो देखते हैं कि जुनिचिरो यहाँ पर खड़ा होता है, जिस वजह से तोमो और जुनिचिरो एक साथ यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद जुनिचिरो बताता है कि वो यहाँ पर कई बार रामेन खाने आ चुका है, लेकिन तोमो ने जितनी बार भी उसे खिलाया है वो ज्यादा ही टेस्टी लगा है। जिसके अगले दिन तोमो जुनिचिरो के लिए एक केक लेकर जाती है और साथ ही में एक मैचिंग वॉच भी होता है, जिसे देखकर जुनिचिरो कहता है कि ऐसा लग रहा है हम दोनों एक ही टीम में आ चुके हैं। जिसके बाद अगले दिन तोमो मिसुजू से कहती है कि उसका हर एक प्लान अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब तोमो और भी ज्यादा लड़की बनना चाहती है। मिसुजू कहती है कि इसके लिए तुम्हें जुनिचिरो को टच करना होगा और इसके लिए मिसुजू जुनिचिरो को ऊपर से धक्का देगी और तोमो को उसे कैच करना होगा। अब जुनिचिरो के यहाँ पर आते ही मिसुजू से धक्का दे देती है, लेकिन जुनिचिरो किसी तरीके से अपने आप को संभाल तो लेता है, लेकिन उसका हाथ काल के दिल पर जा चुका होता है। अब जुनिचिरो यहाँ पर माफी मांगने लगता है और कहता है कि इसके बदले तुम मुझे मुक्का मार सकते हो, लेकिन काल की जगह तोमो से पंच मार देती है। अब इसके बाद मिसुजू काल को बताती है कि ये सब कुछ उसकी गलती है और उसे लगता है कि वो तोमो की मदद नहीं कर रही बल्कि उसके लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। अब इसके अगले दिन मिसुजू स्कूल नहीं आती है और तभी काल बताती है कि मिसुजू ने उसे मैसेज करके कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन तोमो सोचती है कि मिसुजू ने उसे क्यों मैसेज नहीं भेजा था, जिसे जानने के लिए वो मिसुजू के घर चली जाती है। लेकिन मिसुजू उससे ठीक तरीके से बात नहीं करती है और कहती है कि अपने घर चले जाओ वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जाने से पहले तोमो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती को तोड़ना चाहते हो तो इसका कोई
अच्छा रीजन होना चाहिए। लेकिन जब अगले दिन मिसुजू स्कूल आती है, उसे पता चलता है कि स्कूल में पिछले दिन पूछा जा रहा था कि सिंड्रेला के प्ले में कौन किसका पार्ट करने वाला है, तो इसमें काल ने मिसुजू का नाम सिंड्रेला के लिए दे दिया था और इसी रीजन के चलते मिसुजू बहुत ही गुस्सा होती है। जिसके बाद सिंड्रेला का पार्ट करते हुए मिसुजू बहुत ही गुस्सा होती है और इस चीज के चलते सब लोग उससे दूर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तोमो प्रिंस का पार्ट करने वाली है और इस वजह से तोमो और मिसुजू एक साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करती है। अब तोमो का नेचुरल आवाज ही प्रिंस के लिए एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन जब वो एक्टिंग करने की कोशिश करती है वो बहुत ही बेकार होता है। अब काल को स्टेप मदर के ड्रेस में देखकर सारे लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। मिसुजू के ड्रेस को देखकर सारे लड़के फिदा हो जाते हैं, लेकिन तोमो के ड्रेस को देखकर तो सारी लड़कियां पागल ही हो जाती है। अब स्कूल से घर जाते टाइम अपने प्ले के बारे में सोचकर तोमो बहुत ही परेशान हो रही होती है, जिस वजह से वो जुनिचिरो के साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करती है, जिसमें तोमो को बहुत ही मजा आ रहा होता है। लेकिन सिंड्रेला का पार्ट जुनिचिरो को करना पड़ता है, इस वजह से उसे बहुत ही शर्म आने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि तोमो, काल और मिसुजू की मदर यहाँ पर उनके शो को देखने के लिए आई होती है और तभी मिसुजू की मदर कहती है कि वो इस पूरे शो को रिकॉर्ड करने वाली है और इससे मिसुजू को परेशान करेगी। अब इसके बाद स्टेज पर तोमो को देखकर सारी लड़कियां फिर से दीवानी होने लगती है और उसके बाद मिसुजू भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रही होती है। लेकिन काल को स्टेज पर देखकर तो उसकी मदर चिल्लाने ही लगती है। जिसके बाद सिंड्रेला और प्रिंस के डांस करने का टाइम आ जाता है और यहाँ पर डांस करते हुए मिसुजू सोचती है कि तोमो-चन एक्चुअली में बहुत ही प्यारी है और वो जैसी है उसे वैसे ही रहना चाहिए। जिसके बाद फाइनली सिंड्रेला के शूज पहनने का टाइम आ जाता है और इतने प्यारे शो को देखने के बाद सारे लोग तेजी से तालियां मार रहे होते हैं। जिसके बाद जुनिचिरो तोमो-चन के पास जाकर एक साथ घूमने का प्लान करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन तभी तोमो कोसुकी के भूत वाले रूप से इतना डर जाती है कि उसे मारने ही जा रही होती है। जिसके बाद चियोमी और नाओका जुनिचिरो को चाय देते टाइम बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रही होती है, लेकिन तोमो के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से बात करने लगते हैं। जिसके बाद सब लोग आग के पास डांस कर रहे होते हैं, जिसे देख मिसुजू यहाँ से जाने लगती है, लेकिन काल उसे पकड़ लेती है। अब इसके बाद जुनिचिरो तोमो को डांस के लिए पूछ लेता है, लेकिन डांस करते टाइम तोमो कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि सारे लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ सकते हैं। जिस पर जुनिचिरो कहता है कि अगर सोचते भी है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन इसे सुनकर तोमो शर्म के मारे यहाँ से भाग जाती है। जिसके अगले दिन से तोमो जुनिचिरो को कुछ भी बात करने का मौका ही नहीं दे रही होती है और जुनिचिरो को छोड़कर तेजी से स्कूल चली जाती है। अब स्कूल में पहुँचने के बाद काल तोमो से कहती है कि पिछले दिन डांस करते टाइम तुम बीच में ही भाग गई थी, तो तुम्हारे और जुनिचिरो के बीच में कुछ हो गया था क्या? लेकिन तोमो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और बहुत ही अजीब तरीके से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ जुनिचिरो का मुलाकात कोसुकी से हो जाता है और वो उसे बता देता है कि वो तोमो को कितना पसंद करती है और कहती है कि वो अपने फीलिंग्स को तोमो को बताना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए। कोसुकी कहता है कि वो इन सारी चीजों में एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसका नॉलेज है जुनिचिरो को डायरेक्ट जाकर तोमो को बता देना चाहिए। जिसके बाद जुनिचिरो सीधा मिसुजू के पास चला जाता है और वो बता देता है कि वो तोमो को बहुत ही पसंद करने लगा है और मिसुजू से माफी भी मांग लेता है। माफी इसलिए क्योंकि जुनिचिरो को ऐसा लगता है कि मिसुजू अभी भी उसे पसंद करती है, लेकिन मिसुजू कहती है कि हमारे बीच में जो हुआ था वो हमारा बचपना था और हमें इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी वो पूछती है कि क्या जुनिचिरो का पहला लव मिसुजू था, लेकिन जुनिचिरो कहता है कि इससे पहले भी वो एक लड़की को पसंद किया करती थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तोमो-चैन की मदर होती है। अब इसके बाद तोमो-चैन को एक फाइटिंग का लेटर मिल जाता है, लेकिन जब वो फाइट करने के लिए जाती है वहाँ पर जुनिचिरो होता है। जिसके बाद जुनिचिरो कहता है कि याद है स्कूल के स्टार्ट होने से पहले तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बहुत ही पसंद करते हो। अब उस टाइम पर तो मैंने उसे एक मजाक की तरह उड़ा दिया था, लेकिन मुझे पता था कि तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन इसे सुनकर तोमो-चैन जुनिचिरो को पंच मार देती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से लड़की बनने का कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम मुझे पसंद करो और तुम इतने टाइम से बस नाटक कर रहे थे, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब तोमो-चैन ये सारी बातें मिसुजू को बता रही होती है तब मिसुजू यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। मैंने ही तुम्हें लड़कियों की तरह बनने के लिए कहा था, लेकिन शायद सच तो ये है कि तुम जैसी हो जुनिचिरो तुम्हें वैसे ही पसंद करता है। जिसके बाद तोमो सीधा जुनिचिरो
जुनिचिरो से बात करने के लिए पहुंच जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। जुनिचिरो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तभी तोमो कहती है कि याद है ना, अगर हम दोनों कपल बन जाते हैं तो अब बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते हैं। जिस पर जुनिचिरो कहता है कि वो बेस्ट फ्रेंड और कपल दोनों ही बनना चाहता है, लेकिन तोमो कहती है कि तुम्हें इनमें से किसी एक को चूज करना होगा। अब किसी एक चीज को चूज करने के लिए वो दोनों रेस करते हैं, लेकिन रेस के खत्म होने के बाद जुनिचिरो कहता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहता है जो बिल्कुल उनके दोस्ती की तरह हो। जिसे सुनने के बाद तोमो अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन इसे सुनकर जुनिचिरो शौक के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन खुशी के मारे फिर से चिल्लाने भी लगता है। अब इसके अगले दिन से तोमो चैन और जुनिचिरो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी एक कैफे में पहुंच जाते हैं और कल कहती है कि तुम्हें अब जुनिचिरो को किस कर लेना चाहिए। और तभी मिसुजु नो किस नो लाइफ नाम के एक मूवी को दिखा देती है और कहती है कि अगर तुम दोनों मिलकर इसे देखते हो तो तुम दोनों का काम बन जाएगा। जिसके बाद तोमो और जुनिचिरो क्रिसमस के लिए एक साथ निकलते हैं और तभी जुनिचिरो कहता है कि आज तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा। जिसके बाद थिएटर में जाके तोमो बताती है कि आज वो ये रोमांटिक मूवी देखना चाहती है, लेकिन मूवी के दौरान पता चलता है कि इसमें सिर्फ किस नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजें हो रही होती है। अब तोमो तो जुनिचिरो के हाथ को पकड़ना चाहता है, लेकिन इन सारी चीजों को देखकर शर्मा रही होती है, लेकिन जुनिचिरो तो इन सारी चीजों को बहुत ही शौक से देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और इतने खूबसूरत मूवी को दिखाने के लिए जुनिचिरो शुक्रिया अदा कर लेता है। जिसके बाद तोमो एक मफलर को देने लगती है और जुनिचिरो तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और तभी वो कुछ इयररिंग्स को भी दे देता है जो उसने तोमो के लिए लाया होता है। जिसके बाद वो दोनों अब घर जा रहे होते हैं, लेकिन तोमो का घर जाने का कोई इरादा नहीं होता है और वो जुनिचिरो के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिस वजह से वो जुनिचिरो को बता देती है कि वो उसके घर जाना चाहती है। जिसके बाद तोमो और जुनिचिरो बहुत देर तक यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जिस वजह से तोमो गुस्सा होकर कह देती है कि तुम्हें मुझे किस नहीं करना है क्या। जुनिचिरो कहता है कि यहाँ पर किस की बात कहाँ से आ गई है, लेकिन इसे सुनकर तोमो उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम्हें मिसुजु की तरह लड़कियां ही पसंद आती है। लेकिन तभी जुनिचिरो बता देता है कि तोमो चैन के साथ सारी बातें क्लियर करने के बाद वो तोमो चैन के पेरेंट्स के साथ मिलने गया था, लेकिन उसके फादर ने कहा है कि जब तक जुनिचिरो उन्हें बीट नहीं कर पाता वो तोमो को डेट नहीं कर सकता है। लेकिन इसे सुनकर तोमो चैन सीधा अपने फादर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हम लोग आदिम जमाने में रह रहे हैं क्या, जुनिचिरो को आपको हराने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो अपने फादर को हेट यू कहकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं और नया साल आ जाता है। अब जुनिचिरो तोमो से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि तोमो किसी से भी मिलने नहीं वाली है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि काल और मिसुजु मिलकर श्राइन को देखने के लिए जाते हैं और 2 हफ्तों से उनका भी तोमो से बात नहीं हुई है। लेकिन अगले दिन तोमो और जुनिचिरो का स्कूल में मुलाकात हो जाता है और तभी जुनिचिरो कहता है कि आज वो तोमो के फादर के साथ फाइट करने वाला है, लेकिन ये भी पूछता है कि अगर वो इस फाइट को हार जाता है तो क्या फिर भी तोमो उसका वेट करेगी। लेकिन तभी तोमो से पंच मार देती है और कहती है कि बेकार के सवाल मत पूछो मुझसे। लेकिन इसके बाद काल और मिसुजु तोमो के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें 2 हफ्तों तक इग्नोर किया है तो इसका जरूर कोई अच्छा रीजन होगा। जिसके बाद तोमो ये सारी बातें बता देती है, जिस पर मिसुजु कहती है कि तुम्हारे फादर को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनिचिरो ऑलरेडी तोमो के डैड को चैलेंज करने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोमो चैन इस बैटल के बारे में सोचकर फिर से कोसुकी को कूट रही होती है। लेकिन तभी कोसुकी बताता है कि जुनिचिरो ने उसे भी इस बैटल के बारे में बताया था और वो किसी भी कीमत पर इसे जीतना चाहता है। लेकिन जब तोमो चैन को रियलाइज होता है कि जुनिचिरो दिल से इस बैटल को जीतना चाहता है तो वो तेजी से भाग के इस बैटल को देखने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जुनिचिरो बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है, जिसे देखकर तोमो कहती है कि वो यहाँ पर जुनिचिरो का पार्टनर बन के आई है, तो इसलिए जुनिचिरो अगर इस मैच को हार जाता है तो उसके बदले तोमो चैन लड़ने वाली है। जिसे सुनकर जुनिचिरो और भी सीरियस होके लड़ने लगता है और तो वो मन में सोचने लगता है कि हर दिन जापान में कितने सारे क्राइम होते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्राइम तोमो के पास होती है तो तोमो उसे देखने के लिए जाने वाली है। लेकिन तोमो के फादर ऐसा नहीं चाहते हैं और जुनिचिरो तोमो को ऐसा करने से तभी रोक पाएगी जब वो उससे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी जुनिचिरो नोटिस करता है कि तोमो के डैड के
पंचेस के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जुनिचिरो उसे ही अपना टारगेट करता है और मन में कहता है कि मैं तोमो-चैन की तरह नहीं हूँ, रास्ते में किसी के साथ कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इतना कहकर तोमो-चैन के डैड के मुंह पे पंच मार देता है और इससे तोमो-चैन के डैड ग्राउंड को टच कर लेते हैं। और इसे देख खुशी के मारे तोमो-चैन जुनिचिरो को हक कर लेती है, जिसके बाद बाहर आकर तोमो कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी वजह से मेरे डैड के साथ फाइट किया, जिससे ये पता चलता है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। और इतना कहकर वो जुनिचिरो को किस कर लेती है। और गाइस इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 3000 लाइक्स का। कमेंट कर दो कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। और इसी के साथ अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पर एक काम करने वाले आदमी को डीमन लॉर्ड के पास भेज दिया जाता है, लेकिन वो डीमन लॉर्ड को हराने की जगह उसकी कई सारी चीजों में मदद करने लगता है, तो अगर आपको ये एनिमे देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो, वरना राइट साइड में भी एक बहुत ही मजेदार सीरीज है।